प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे, और आपका चैप्टर शुरू होगा। हम फिर इसका चैप्टर शुरू करेंगे। मोशन आपका चैप्टर ख़त्म किए थे, बहुत दुख की बात है कि थोड़ा लेट हुए थे, कोई बात नहीं। आज आपका चैप्टर 1 शॉट में ख़त्म करेंगे, बल तथा गति के नियम। ठीक है, तो मैं पहले आपको ले चलता हूँ। आज मैं थोड़ा आपको नए अंदाज में पढ़ाना चाहता हूँ। देखता हूँ कि वीडियो क्वालिटी कैसा रहने वाला है। अगर ये ट्रायल मेरा अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो मैं आपको इसके मैं ऐसा ही पढ़ाऊँगा। पहले आज देख लेता हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्योंकि पहली बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। तो मैंने PDF आपके लिए तैयार कर दिया है, एक बार पहले डाउनलोड हो जाने दीजिए लेक्चर को, PDF को। चलो ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा करेंगे जूम। चलेगा, ठीक है, चलेगा। देखिएगा, आज अपना चैप्टर है बल तथा गति के नियम। ठीक है ना, अपना चैप्टर क्या है? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। तो हम जानेंगे बल क्या है, और लॉ हमने गति पढ़ लिया था, उसको खाली से लॉ पढ़ेंगे कि बल के कॉज क्या है, किस कारण से बल आता है। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। डी। तो पहले आप जानेंगे सर फोर्स क्या है, आप समझेंगे फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या है? बल एक क्या है बच्चे जी? एक धक्का या खिंचाव समझ लीजिए, जो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करता है। मान लीजिए कहीं पर कोई चीज़ पड़ा हुआ है, उसको मैं मूव करूँगा, उसको मैं थोड़ा फोर्स लगा दूंगा तो वो मूव करेगा। ठीक, गेंद रखा गया है, गेंद है तो विराम अवस्था में। गति किस अवस्था है? रुका हुआ गेंद विराम अवस्था में। अब गए अपने पैर से किक लगा दिया, एक अपने पैर से किक लगाया, अब गेंद मूव करने लगा। आपने क्या किया? उस पर फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। तो ये बल की डिफिनेशन हो गया। आइए कुछ इसके इफेक्ट जान लिया जाए। इसके इफेक्ट क्या है? बल एक विराम अवस्था वस्तु को गति दे सकता है। बल एक गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है। कोई गेंद आ रही है बहुत तेज में, आप उसको चाहेंगे तो रुक सकते हैं, थोड़ा फोर्स लगाएंगे रुक जाएगा। आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, है ना। आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पहले तो ये लाइन आपको पता हो गया पूरा जी सर, ये पूरा लाइन पकड़ लिया आपने जी। दूसरा आपने ये पढ़ा था कि ये गतिशील पिंड को विराम अवस्था में ला सकता है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है इनका? थर्ड पॉइंट है कि ये थर्ड पॉइंट है क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि थोड़ा पहली बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा हर चीज़ में मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। ये रहा इनका थर्ड पॉइंट, क्लियर है। ये रहा इनका फोर्थ पॉइंट, ये रहा इनका फोर्थ पॉइंट, ये रहा इनका 5 पॉइंट। क्लियर है। तो आपने पढ़ लिया फोर्स के बारे में, आपने पढ़ लिया कि सर बल क्या है। सर आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। हम भौतिकी पढ़ रहे हैं क्लास 9th की, चैप्टर दूसरा है फिजिक्स का। और आज ये 1 शॉट लेक्चर होने वाला है। आज हम एक ही लेक्चर आपके पूरे चैप्टर को बिहार बोर्ड की दृष्टि से, ओनली फॉर ये बिहार बोर्ड के लिए, इस बात को बहुत अब ध्यान रखिएगा। बाद में कोई बच्चा ये ना बोल दे कि सर ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए था नहीं। तो मैंने इसको स्पेशल डिज़ाइन किया है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, सिर्फ ये बिहार बोर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए आगे चलते हैं। थोड़ा टाइप्स पढ़ लीजिए बल का। देखिए, एक तो होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल क्या? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इधर से इसको खींच रहा है पेन को, ठीक, और दोनों हाथ से मैंने सेम फोर्स लगा दिया, मैंने दोनों हाथ से समान बल लगा दिया। क्या ये पेन मूव कर रहा है? नहीं, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये वस्तु विराम में ही रहेगी। एक होता है अनबैलेंस फोर्स। देखिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये वाला बात, इस बात को ध्यान रखना है कि जो अगर
नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और यदि अगर एफ नेट फोर्स क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है जी सर, आगे चलिए। एकदम सिंपल सा फंडा है, आपने जितना मेहनत मोशन में किया तो यहाँ आपको आराम तो मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। तो अब दोनों का डिफिनेशन देख लीजिए। जब रिजल्टेंट फोर्स का मान शून्य नहीं होता है, इस बात को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। असंतुलित बल में क्या होता है, जितने लगने वाले, इसका डिफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं कि जितने लगने वाले बल पिंड पर, कोई ऑब्जेक्ट पर जितना लगने वाला पिंड पर बल है, अगर वो क्या है, उसका पूरा रिजल्टेंट का मान अगर जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, अर्थात कह सकते हैं आप एफ नॉट जीरो नहीं है, इसको आप क्या बोल रहे थे सर, एफ नॉट जीरो। देखिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ शायद सही नहीं है तो मैं लिखता हूँ एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एफ नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं है तो आप कह दीजिएगा कि ये अनबैलेंस फोर्स है। कैसा है, अनबैलेंस फोर्स। चलिए एक बार यहाँ सही लिखा ही गया है, एक बार दोबारा मैं लिखता हूँ साफ साफ। नॉट इक्वल टू जीरो। चलो क्लियर है। अब पढ़ेंगे आप सर बैलेंस फोर्स के बारे में। ये रहा आपका बैलेंस फोर्स, ठीक है, ये आपका है बैलेंस फोर्स। अब पढ़ेंगे आप संतुलित फोर्स के बारे में, आप पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स के बारे में। क्लियर है। बैलेंस फोर्स क्या है, दिख रहा है स्क्रीन पर जी सर। अगर वस्तु पर लगने वाला बल एफ नॉट जीरो हो जाए तो बैलेंस फोर्स है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस पूछा था, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है कि संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर बताइए, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा परीक्षा के लिए। इसको थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा, एग्जाम भी की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से ये परीक्षा में सवाल आपको डायरेक्टली आ जाएंगे। तो सर बताइए कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ों को आप दिखा देना है, जब पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे सर जड़त्व के बारे में। ये इनर्शिया क्या है, तो देखो मैं बोलता हूँ कि अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं पेन चला रहा हूँ, पेन हिल रहा है, क्योंकि मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ अपने पेन पर। मैं इसको छोड़ दूँ तो ये पेन देखना यहीं के यहीं रहेगा, कब तक, जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगा दूँ। देखो मैं इसको वहाँ से टच किया हूँ, अब देखना ये मूव करने लगा। तो ये कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था को या अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये है कहलाते हैं आपके इनर्शिया कहलाता है। अब इनर्शिया देखो, अब इसको हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। गति का जड़त्व, एक होता है विराम दिशा का जड़त्व। कोई मान लिया कोई वस्तु इससे आ रहा था, गेंद आ रहा था, और मैं इसको ऐसे थोड़ा सा क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसे आ रही थी और मैंने इधर धक्का लगा दिया, इधर फोर्स तो उधर चल जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला नियम। देखिए बच्चे जी, मैं थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट इस समय पढ़ाते चला गया, रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे हम लोग। इनर्शिया हो गया जैसा, एक बार मैं आपको फिर से सारे शुरू से दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक, ये स्लाइड था जहाँ बल के बारे में पढ़ा हमने, इसके प्रभाव पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पर, एक था संतुलित बल, एक था असंतुलित बल, दोनों का डिफिनेशन था आपके सामने जी सर। उसके बाद आपके पास था
हाँ, ये परीक्षा के लिए आता ही आता है। हम लोग पढ़ते जड़त्व। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का एक मतलब गुण होता है, किसी भी वस्तु का गुण होता है जिससे वो विरामावस्था में तो अपनी गति को अवस्था को बनाए रखना चाहता है या उसके परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व है। इसी से कंसेप्ट हम लोग निकाले थे यहाँ पर। ये कुछ एग्जाम्पल थे जड़त्व का। इनर्सी ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। ठीक, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है और स्थिर क्यों जब तक उसको कोई बाहरी बल न लगा दे। ऐसे ही होता है इनर्सी ऑफ डायरेक्शन। कोई वस्तु अगर जिस दिशा में आ रही है अगर कोई फोर्स लगा दें तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और नहीं फोर्स लगाते तो अपने डायरेक्शन को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन्स की गति का पहला नियम है जो इनर्सिया होता है, उसी से बोला गया था। इस नियम बताया गया था कि भाई कोई वस्तु अपनी विरामावस्था को या सरल रेखा में एक समान गति को अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करता हो। इसी प्रकार था न्यूटन गति का पहला नियम से हमें क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलता है। मोमेंटम जस्ट बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला कि ये वाला बहुत आपका ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके मास का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है। फार्मूला सामने है। इसका यूनिट पूछा गया परीक्षा में, थोड़ा याद रखिएगा। केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, सिर्फ यही याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकंड। एम के वैस वाला, सी एस वाला नहीं पूछाता है। कह रहा है कि 2 गेंद है मेरे पास, एक टेनिस का बॉल है, एक रबर का, और एक मेरे पास क्रिकेट वाला बॉल है। दोनों को समान स्पीड से फेंकेंगे तो किसका रुकना आसान होगा, किसको रुकना कठिन होगा? तो आप कहेंगे कि भाई जो का टेनिस बॉल होगा रुकना आसान होगा, और जो क्रिकेट बॉल होता है थोड़ा भारी होता है, इसका मास ज़्यादा होता है तो उसको रुकना कठिन होगा। तो कुछ ज़्यादा मास के लिए ज़्यादा इनर्सिया होगा, और ज़्यादा इनर्सिया तो ज़्यादा फोर्स लगता है। एक न्यूमेरिकल था, आपको एम पता था, भी पता था, और सिर्फ उसका इनर्सिया फार्मूला लगा दी एम इंटू वी, और फार्मूला आपका आंसर आ जाएगा। सवाल है कि एक बॉडी है जिसका मास भी आपको गिवन है। देखिए यहाँ पर, देखिए आपको मास गिवन है 25 किलो, और क्या पता है इसका एक मोमेंटम भी दिया हुआ है, इसका इस बार संवेग पता है। तो इस बार उल्टा किया गया है। इस बार आपसे पूछा गया कि बताइए सर उसका वेलोसिटी क्या होगा, बताइए उसका वेलोसिटी क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूला तो वही लगाएंगे। इस बार पी के मान पता है तो पी के मान रख दिए, और देखिए इस बार हमें पता है, इस बार हमें पता था बहुत कुछ। देखिएगा इस बार हमें क्या पता है, देखिए इस बार हमको क्या पता है, इस बार हमको एम पता है, इस बार हमको पी पता है। हम लगा दिए फार्मूला पी बराबर बी बटा यू, यहाँ से मान रखेंगे तब पी, ये पी का मान यहाँ रख दिया इनर्सिया, और उसका मास पता था बी, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, काट देंगे इसको तो कट छट के अपना आंसर आ जाएगा। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन गति का दूसरा नियम। बच्चा जी ये आपके सिलेबस के लिए ही बनाया हूँ, कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, और इससे बाहर आपसे नहीं पूछेंगे ये लोग, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूटन गति का दूसरा नियम है, किसी वस्तु के समय के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। जैसे फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनर्सिया है, और चेंज इन इनर्सिया और चेंज इन अपॉन टाइम के। कोई ये हटाएंगे अपना प्रोपोर्शनल तो साइन कोई यहाँ पर कॉन्स्टेंट आया के आया, चेंज इन इनर्सिया अपॉन टाइम। और देखिए के का मान लीजिए समझे एक के बराबर था, तो यहाँ से अब इनर्सिया, और हम बोल सकते हैं समय का फार्मूला क्या होता है, ये रहा ये फाइनल लिखा हो, एफ लिखा गया फाइनल, और ये इनिशियल। तो फाइनल को हम लिखते हैं एम भी, फाइनल पे को हम क्या लिखते हैं अंतिम वेलोसिटी का, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं यू। एम दोनों में कॉमन हो जाएगा तो भी माइनस यू बटा टी बचेगा, और भी माइनस यू बाई टी समझिए क्या होता है, तो भी माइनस यू टी जो होता है ए का फार्मूला होता है। तो इस तरह सबको यहाँ से मास का फार्मूला बन के आ गया। हमको मास फोर्स का फार्मूला मिल गया, ये वाला आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। हो गया, चलो। न्यूटन गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। पहले से क्या मिलता है, बल की परिभाषा, दूसरे से मिलता है बल का, और तीसरे से अब थोड़ा एक कंसेप्ट आएगा इम्पल्स। आवेग क्या है, संवेग का ही एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे हम, संवेग जैसा आवेग।
कहते किसी वस्तु पर आरोपित जो बल होता है, बल एवं कार्य करने की जो समय के गुणनफल को उसको आवेग कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखता हूँ आई, मैंने लिखा है आई, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू उसके टाइम के गुणनफल होता है। ठीक, ये भी आपको पॉइंट आपको याद रखना है कि आई बराबर, थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ तो आपको पूरा दिख जाएगा। इम्पल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, याद रखिए। इसका ऐसा ही मात्रक भी याद रखिएगा केजी मीटर, इसका भी ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है केजी मीटर पर सेकेंड। ये रहा क्या जी, आपको ये याद रखना है। केजी मीटर पर सेकंड इसका भी होता है याद रखना। अब देखिए संवेग में और आवेग में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो बस न्यूटन गति के दूसरे नियम समझाएंगे तो फॉर्मूला मिलेगा। फोर्स को हम क्या बोलते हैं सर? अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये इसको मैं बाहर करता हूँ और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो P था। और आप बताइए जल्दी से हमको फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स होता है। तब ये कह सकते हैं जो मोमेंटम होता है वो इम्पल्स के इक्वल होता है। जो चेंज, देखो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी समय में परिवर्तन की दर जो बराबर होता है इम्पल्स के बराबर होता है। यानी आवेग जो होता है समय में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये दोनों में रिलेशन है। आखिरी आ गया न्यूटन गति का तीसरा नियम। ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन, कोई चीज़ पर एक्शन करेंगे तो रिएक्शन देगा। जैसे दीवार में जाकर धक्का लगाएंगे तो दीवार भी पर फोर्स लगाएगा, समान लगाएगा लेकिन वो थोड़ा विपरीत लगाएगा और उसका डायरेक्शन होगा। आप जाकर दीवार में धक्का मारेंगे जोर से तो दीवार भी आपको उतना ही फोर्स लगाएगा जितना आपने उस पर एक्शन दिया है। तो ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना है। चलो यहाँ से फार्मूला बन के आएगा इनका। और इसे रॉकेट का उड़ना, बंदूक गोली चलाते बंदूक पीछे जाकर झटका मारता है, या नाव पर आप खड़े कूदेंगे तो नाव का, आप पानी में आगे कूदेंगे नाव के पीछे चला जाएगा। कुर्सी पर खड़े कूदिए कुर्सी के पीछे चला जाएगा, आप आगे चले जाएंगे। तो ये आगे एक तरफ आगे फोर्स लगाता है तो पीछे भी फोर्स लगाती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसको हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट अच्छे, एक बात हम भूल चुके हैं लिखने के लिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम से क्या मिलता है। तो एक पॉइंट आप बनाइएगा यहाँ पर, न्यूटन के तीसरे नियम से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बल की प्रकृति। क्या मिलता है? बल की प्रकृति मिलती है। हो गया। चलो सम्यक संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? जैसे देखिए सम्यक संरक्षण सिद्धांत ये कहता है दो वस्तुओं का संवेग का योग जो होगा टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में संरक्षित रहता है। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया एफ एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उसके चेंज इन इनर्शिया और चेंज इन अपन टाइम के इक्वल होगा। और देखिए ये जो दोनों क्या हो, यहाँ कोई जैसे कोई ये सब बराबर होता है यानी नेट फोर्स जीरो होगा यहाँ पर जब तो कुछ बाहरी बल नहीं लगाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस इनर्शिया डेल्टा पी होता है वो जीरो के बराबर हो जाएगा।
यानी समय के परिवर्तन दर जब 0 के बराबर हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आरंभिक वेग, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा गया है। ठीक है, हो गया। अब इनका डेरिवेशन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु था, दो वस्तु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 वस्तु हैं, ये और ये किसी इस डायरेक्शन में जा रहे थे और कोई वस्तु इधर से आ रहा था। दोनों में क्या हुआ, टक्कर हुआ। तो जैसे टक्कर होगा तो ये वस्तु को इधर फोर्स लगाएगा तो ये इस पर फोर्स इधर लगा देगा, है ना। तो हम चलते हैं, टक्कर से पहले जो था इनका फोर्स जो होता है m×a होता है, मास 1 था तो मास, और इसका एक्सेलरेशन a था, हो गया। दूसरे वाले का हो जाएगा m2 हो जाएगा फोर्स का फार्मूला से। ठीक है सर, दोनों को समीकरण एक और दूसरे जब देखेंगे हम लोग तो, और न्यूटन गति के तीसरे नियम लगाएंगे यहाँ पर, तो फोर्स जो 1 होगा फोर्स 2 पर भी बल लगाएगा, लेकिन कैसे लगाएगा, माइनस में लगाएगा, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ठीक, यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फोर्स 1 होगा सिर्फ ये माइनस से लगाएगा, ये अपोजिट दिशा में, और तुम किससे बल लगाओगे तो भी तुम्हें बल लगाएगा, लेकिन वो अपोजिट दिशा में लगाएगा, इसीलिए एक निगेटिव रहता है उसमें। अब फोर्स का फर्क दोनों का समीकरण रखिए, मान F1 का मान इतना है, F2 का मान इतना है, मल्टीप्लाई कर लो, T से T कट जाएगा, M2 में से गुना करो तो इतना हो जाएगा, -M2 में भी U2 से गुना करोगे तो प्लस का हो जाएगा। मैं इसको इधर लाता हूँ और इसको इधर लाता हूँ, बैलेंसिंग कर दिया, यही प्रूव हो गया। यही डेरिवेशन आपको याद रखना है। ये रिलेशन बिटवीन है कंजर्वेशन ऑफ मास का ये फार्मूला है। बस इतना याद रखना है, चलिए हो गया। अच्छा बच्चे कुछ चाहते हैं तो मैं अगर थोड़ा स्क्रीन बड़ा करना चाहूँ, ऐसा दिख रहा है फिर भी हम इसको इतना बड़ा कर सकते हैं बस। अब ये कुछ आपके ये PYQ है, परीक्षा में आया हुआ है, थोड़ा इनको देख लीजिए। जड़त्व का नियम पूछा गया था, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, समय की परिभाषा आया था, आसानी से आप कर सकते हैं। न्यूटन गति का दूसरा नियम और द्रव्यमान में क्या, त्वरण में क्या रिलेशन है, ये लिखने के लिए आया था। 6 अंक आया था, ये भी देख लीजिए। तो पहला फेज आपका ये जाएगा और ये दूसरा फेज में जाएगा। चलो, और ये भी आपको लिखना है, तो दूसरे में सब जगह बचाने के लिए मैं इधर भी हाफ लिख दिया हूँ। तो पहले आपको ये पोर्शन लिखना है, फिर आपका ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है ना। आप एक ही लाइन में स्लाइड में नीचे लिखिएगा। संतुलित बल और असंतुलित बल की परिभाषा दीजिए, तो ये रहा, आप पहले भी कर चुके थे, यहाँ भी लिख देना है। बल की परिभाषा दीजिए और इसके सही मात्रक लिखिए, ये भी आप पढ़ चुके थे, फिर से दोबारा कर देना है। बल की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, 6 अंक का था। तो बल जो भी अपने पढ़ा था, कारण प्रभाव सब लिख देना है, पर हो जाएगा। चलो, ये सब उसके आंसर हो जाएंगे। न्यूटन गति का तीसरा नियम लिखना है, आप लिख लीजिएगा, ये होमवर्क में है, ये आपका होमवर्क में है, तो होमवर्क में ही रहेगा। देखिए मैं भी यहाँ भी लिखता हूँ, होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। आंसर आपको जाकर नोट्स में देखिए, पीछे मिल जाएगा। जरूरत और द्रव्यमान में क्या रिलेशन है करके दिखाना है, आप ये भी करके दिखा दिया था आपको क्लास में। बाकी का आंसर लिख दिया, ये होमवर्क में है, तो ये भी आपको होमवर्क में रहेगा। खिलाड़ी जो बॉल को पकड़ता है अपने हाथ के पीछे खींचता है, भाई जितना टाइम इम्पैक्ट को कम करने के लिए, जितना टाइम कम लेगा, टाइम ज़्यादा कर देगा, इनर्शिया थी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर उसका फोर्स कम लगता है, चोट कम लगता है। इसके लिए संपर्क बल किसे कहते हैं समझाने के लिए बोला गया था, तो आप आंसर में लिख दीजिएगा, हो जाएगा। किसी कार का ये न्यूमेरिकल लेख ही पूछा गया था, तो इसको भी मैं सॉल्व कर दिया हूँ। ये PYQ में आया हुआ है, तो बहुत ईजी था, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आपको फोर्स निकालना था, निकाल दीजिएगा। संवेक्षण अनुसंग सिद्धांत लिखना है, जस्ट मैं पीछे कराया हूँ, वहाँ से चिपका देना है, आंसर हो जाएगा। मैंने जगह छोड़ दिया है, मैं लिख लूँगा नोट्स में से। एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का मारता है, तो ट्रक गतिशील नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो उसका ट्रक का जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसका जो फोर्स होगा उसकी अपेक्षा कम होगा, इसीलिए।
तो इस तरह से PYQ खत्म होता है। आपके कुछ MCQ हैं, इनका अभ्यास हमको कर लेना है। आइए देख लेते हैं। पूछा न्यूटन गति के पहले नियम से क्या मिलता है? तो बल की परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है जी? तो बल का परिभाषा मिलता है। आगे चलो तो जल्दी लिखिए जाओ। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो इसको मैं सॉल्व किया हूँ तो उसका भी आधा हो जाएगा। इसको दुगुना चौगुना मारने की जरूरत अब नहीं है। संवेग का सही मात्रक क्या है? तो बताया था kg मीटर पर सेकंड। उसको बाकी के आंसर लिखे भी गए हैं, साइड में लिख दिया हूँ। इसका C हो जाएगा। बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? बल में दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही है। यदि ये परिमाण वाला बल, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, तो इसका आंसर बी होगा। क्योंकि जितना मास कम होगा, देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको मैं एनालाइज कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने ये लिख रहे हैं ऑप्शन में कि जो एक्सेलरेशन होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है मास के। बिल्कुल वैसा ही है। देखिए किसी वस्तु का मास ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा। किसी वस्तु का जड़त्व की माप क्या होती है? तो द्रव्यमान होता है। चलो द्रव्यमान द्वारा होता है। 7 नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो थर्ड लॉ में बताया गया था, न्यूटन साहब ने ये बोला था। थर्ड लॉ में न्यूटन गति का तीसरा नियम होता है। दो राशियों का ऐसे मात्रक, किसके ऐसे मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है? तो ये होता है इम्पल्स का और मोमेंटम का, यानी संवेग और आवेग का। चलो 9 का आंसर कीजिए। किसी m द्रव्यमान वाला वस्तु का वेग v है तो संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर v होता है, m भी होता है, तो इसका d हो जाएगा। जड़त्व गुण क्या है? प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। चलिए तो ये कुछ बाकी क्वेश्चन है, आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन में डाउट आएगा तो जरूर बताइएगा, एक बार आपसे बात की जाएगा, ठीक है। चलिए, किस में अधिक जरूरत होगा? तो भारी वस्तु में। और रॉकेट चलता है भाई, ये चलता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लेक्चर और ये आज का पैटर्न कैसा लगा बताइएगा। और जितने ऑफलाइन के छात्र हैं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना सुझाव जरूर दें। कमेंट सबको करना है बच्चे, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सारे स्टूडेंट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।